गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल का चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने पढ़ा कि इसमें कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। उसमें हमने पढ़ा कि वाई शुड पीपल डिसाइड, मतलब लोगों को या जनता को क्यों निर्णय लेना चाहिए, क्यों डिसाइड करना चाहिए। और साथ में पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जानते हो कि जो लोग हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो कौन है। और साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखे थे। तो आज हम जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है ये वाला पेज नंबर 34। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि ये कुछ जो है ये पिक्चर्स बनी हुई हैं। सबसे पहले ये है संसद, पार्लियामेंट की पिक्चर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, और नीचे दिया हुआ है राज्यसभा और इधर लोकसभा। तो अब इसके बारे में लिखा क्या है तो देखते हैं। ये फर्स्ट के बारे में लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, इट हैज़ 2 हाउसेज, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। ये जो है वो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। सेकेंड ये राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको बोलते हैं, विद अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 245 मेंबर्स इज़ चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। थर्ड है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, मतलब इसको लोगों का घर भी कहा जाता है, विद अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545 इज़ प्रेसिडेड ओवर बाय द स्पीकर। मतलब इसमें लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये आप भी जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, 8th क्लास में आप पहुंच गए हैं तो ये तो हमको जानना ही चाहिए। फिर है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की भूमिका क्या होती है। Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. These are participation by people in the decision-making process and government by consent. मतलब ये कि आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। और द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये कि हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। तो लोकसभा इज़ यूजली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। तो जो लोकसभा है आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। तो द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट 1 पर्सन टू द पार्लियामेंट। द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शन यूजली बिलोंग टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़। मतलब ये कि जैसा कि पेज नंबर 41 पर दिए गए मैप में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो आप भी जानते हो कि एक जो निर्वाचन जो सीट होती है उससे उसमें कई लोग चुनाव लड़ते हैं, मतलब कई, और उससे चुना सिर्फ एक ही जाता है। विद द हेल्प ऑफ द टेबल बिलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्दर। मतलब ये जो टेबल दी हुई है उससे आगे के जो है वो समझ सकेंगे हम। जिससे ये दिया हुआ है रिजल्ट ऑफ 8th लोकसभा इलेक्शन, 8वीं लोकसभा इलेक्शन के जो रिज़ल्ट हैं 1984 में जो हुए थे वो हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सिर्फ 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI को 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPM को 22, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट ICS को 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी की जो कांग्रेस है जिसके राहुल गांधी की सोनिया गांधी जिसकी अध्यक्ष हैं उनको 404 सीटें मिली। जनता पार्टी को 10, लोकदल 3, और दूसरी और छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां थी, स्टेट पार्टीज जिनको बोलते हैं, वो
किसी को 12, किसी को 2, 1, 3, 30 ऐसे करके 514 ये हो गई। तो इस तरह से अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर चुन के आते हैं लोकसभा में। अब यहाँ पर है नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ 13th लोकसभा इलेक्शन 1999। पॉलिटिकल पार्टी, नंबर ऑफ एमपीज इलेक्टेड ये दिया हुआ है यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है 182, बहुजन समाज पार्टी 14, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये, और इसमें नेशनल कांग्रेस 114 है। तो इसमें आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज़्यादा हैं इसमें और कांग्रेस की कम हैं। इसी तरह छोटी छोटी और भी पार्टियाँ हैं। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। Once elected, these candidates become member of parliament or MPs. These MPs together make up the parliament. Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. तब यह है कि चुने जाने के बाद ये जो उम्मीदवार होते हैं वो संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने पड़ते हैं, जो आगे जो काम दिए हुए हैं वो करने पड़ते हैं। सबसे पहला ये है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है? द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। जो भारतीय संसद है उसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तब लोकसभा के चुनाव के बाद सांसदों की एक लिस्ट बनाई जाती है जिससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट they must have a majority of elected MPs since there are 543 elected plus 2 nominated members in Lok Sabha. To have a majority, party should have at least half the number 272 members or more. The opposition is in parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party coalition formed. The largest among these parties is called the opposition party. अच्छा, अब ये है कि एक जो लिस्ट बनाई जाती है सांसदों की, इससे पता चलता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अपोजिशन पार्टी भी बहुत होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, जो है कि कार्यपालिका का चुनाव, एग्जीक्यूटिव का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। और द एग्जीक्यूटिव, एज यू रीड इन चैप्टर 1, इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। अब एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि जैसा कि आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव, ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक है, दिस एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। तो जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। ठीक है, ओके। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। From the MPs who belong to her party, the Prime Minister select minister to work with her to implement decision. These ministers then taken charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. मतलब ये कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, फाइनेंस इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। ऑफन टाइम्स in the recent past it has been
difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government, they then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as the coalition government. तब ये कि हाल के सालों में कई बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। तब ये कि 2014 से पहले हमारे यहाँ गठबंधन वाली सरकार ज़्यादा हुआ करती थी, पर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, उसके बाद 2019 में भी बहुमत मिला, तो कोalition जो गठबंधन वाली सरकार नहीं बनी। The Rajya Sabha function primarily as the representative of the state of India in the parliament. राज्यसभा का मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है जो राज्यसभा है। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering if alteration are needed. The laws initiated by the Lok Sabha, the member of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states. There are 233 elected members plus 12 members nominated by the President. अब ये राज्यसभा के बारे में है कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ये राज्यसभा का फंक्शन होता है और उसके सदस्य। अब यहाँ पर हम दो बिल्डिंग्स देख रहे हैं। ये बिल्डिंग्स क्या हैं? These two buildings of the Central Secretariat, South Block and North Block were built during the 1930s. तब केंद्रीय सचिवालय की ये दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। द फोटो और इनका जो निर्माण है वो 1930 के दशक में किया गया था। अब द फोटो ऑन द लेफ्ट इज़ ऑफ द साउथ ब्लॉक, मतलब ये साउथ ब्लॉक है। विच हाउसेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। तब साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री का कार्यालय जिसको बोलते हैं PMO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मतलब विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। द नॉर्थ ब्लॉक इज़ द फोटो ऑन द राइट एंड दिस हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द अदर मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग्स इन न्यू दिल्ली। मतलब ये कि दाईं ओर जो राइट में है, दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहाँ पर वित्त मंत्रालय मतलब जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री कहते हैं, वो स्थित है। केंद्र सरकार के जो अन्य मंत्रालय हैं वो नई दिल्ली की ही विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। मतलब ये जो मेन जो काम होता है वो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ये PMO ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नॉर्थ ब्लॉक में है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब गृह मंत्रालय। तो ये मतलब ये इम्पोर्टेंट जो कार्य वो हैं मिनिस्ट्रीज वो यहाँ हैं। अब है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। आप न्यूज़ में या कहीं पर देख सुनोगे या देखोगे तो
आप जो न्यूज़ में जब देखते हो कि लोकसभा में जब कोई नेता या कोई सांसद जब बोल रहा होता है तो बाकी और लोग सुन भी रहे होते हैं और उनके जवाब भी दे रहे होते हैं। तो द क्वेश्चन आर is an important mechanism through which MPs can elect information about the working of the government। मतलब ये जो प्रश्नकाल है वो एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे तो थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। मतलब इसके ज़रिए कार्यपालिका संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। और ये बड़ा है पैराग्राफ, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज का चैप्टर मैं यहीं पर रोकती हूँ। कल मेरे ख्याल से ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। ओके।